नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 12 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसे आप सबसे तेजी से एबीपी न्यूज पर देखेंगे। उससे पहले अब 2024 का चुनाव अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। आज शाम छठे दौर का प्रचार थम गया। 25 मई को 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें दिल्ली की सभी 7 सीटें भी शामिल हैं, जिसके लिए प्रचार युद्ध नए दावों की दहलीज पर पहुंच चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सबसे जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी सरकार 7 जन्म में भी नहीं बनने वाली है। इस पर पलटवार भी कम दिलचस्प नहीं था। इसके साथ ही बात करेंगे ओबीसी आरक्षण के कोटे पर मचे संग्राम की। यूपी में अब योगी सरकार इस बात को चेक करेगी कि ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही बात करेंगे मां मेनका गांधी के लिए प्रचार के मैदान में उतरे वरुण गांधी के उस कवच की जो उन्होंने वोटरों को दिया है। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसने आज दिल्ली का माहौल गरमा दिया, इसे केजरीवाल का श्रवण कुमार कार्ड भी कहा जा रहा है। आज केजरीवाल अपने माता पिता के साथ एक वीडियो में दिखे। वीडियो सीएम हाउस का था। केजरीवाल ने दावा किया कि अब दिल्ली पुलिस उनके बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित करने में जुटी है और यह सब मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। अपने सोशल मीडिया पोस्ट और तस्वीरें सियासत की सुर्खियां बनी। सब की सब आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी की गई। सुबह 9:15 पर सोशल मीडिया एक्स पर आम आदमी पार्टी ने पहला पोस्ट किया। इसमें केजरीवाल ने मां के साथ अपनी तस्वीर इस मैसेज के साथ शेयर की। इसमें लिखा गया, जिस केजरीवाल ने बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई, उस केजरीवाल के बूढ़े माता पिता के पीछे मोदी ने लगाई पुलिस, और कितना गिरोगे मोदी। ये तस्वीर अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के समय की थी। ये तो सिर्फ शुरुआत पर थी। इसके बाद अगले 2 घंटे 50 मिनट के भीतर आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक 7 पोस्ट किए। भाषा लगभग एक जैसी थी, निशाना भी एक, निशाने पर थे पीएम मोदी। आम आदमी पार्टी ने 9:34 पर किए गए पोस्ट में लिखा, ये सीएम अरविंद केजरीवाल जी की माता जी हैं, जिन्होंने हाल ही में केजरीवाल जी के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। कि काफी समय से बीमार चल रही हैं, इन्हें चलने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती है। आज तानाशाह मोदी पूछताछ के नाम पर इन्हें प्रताड़ित करने के लिए पुलिस भेज रहा। 10:22 पर दूसरा पोस्ट किया गया। लिखा, सीएम केजरीवाल के बूढ़े बीमार माता पिता से पूछताछ के लिए तानाशाह भेज रहा है पुलिस। 10:28 पर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने आए और इसी मुद्दे पर बीजेपी पर बरसे। अरविंद केजरीवाल के प्रति बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े माँ बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके बूढ़े और बीमार माँ बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात का जवाब देगी। फिर तो जैसे ऐसे पोस्ट की बौछार ही होने लगी। आम आदमी पार्टी ने 10:52 पर लिखा, कितने भी जुल्म ढालो तानाशाह, लेकिन तुम्हारे अत्याचार केजरीवाल जी और उनके परिवार को नहीं तोड़ पाएंगे। 11:24 पर पोस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद श्रवण कुमार बनकर दिल्ली के बुजुर्गों को माता पिता मानकर तीर्थ यात्रा कराई और आज उनके माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई। और देखिए, सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। इसी बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर सीधे केजरीवाल पर पलटवार किया। मिश्रा ने लिखा, बूढ़े माँ बाप घर में थे और आप ड्राइंग रूम में लड़की को पिटवा रहे थे। बहुत बेशर्म बेटे हो। कम से कम बूढ़े माँ बाप की शर्म कर लेते। घर में ऐसा पाप क्यों किया। यानी केजरीवाल का अंदाज देख अब तक बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया था। अरविंद केजरीवाल मानसिक रूप से भी दिवालिया हो चुके हैं। खास चुनाव से 2 दिन पहले आप अपने बूढ़े माता पिता को सामने लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि मैं किसी तरह से अपनी राजनीति बचा लूं। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, वो अपने बूढ़े माँ बाप को भी राजनीति के लिए हथियार बना सकता है।
इसके बाद सीएम केजरीवाल ने खुद दोपहर 12 बजे पोस्ट किया, मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूँ। कल पुलिस ने फोन करके मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए टाइम मांगा था, लेकिन वो आएंगे या नहीं इसकी उन्होंने कोई जानकारी अभी नहीं दी। केजरीवाल इंतजार करते रहे, पुलिस नहीं आई। सूत्रों के हवाले से आई खबर में बताया गया कि बयान दर्ज करवाने के लिए केजरीवाल के परिवार की तरफ से सुबह 11:30 का समय दिया गया था। दरअसल स्वाति मालीवाल ने मारपीट की एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है कि जब वो सीएम हाउस पहुंची थी तो वहां सीएम केजरीवाल के माता पिता भी मौजूद थे। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस सीएम केजरीवाल के माता पिता का बयान दर्ज करने वाली है, लेकिन पुलिस तय वक्त पर नहीं पहुंची। इसके बाद माहौल बदलने लगा, आपका फोकस शिफ्ट हो गया, लेकिन पिता का हाथ थामे केजरीवाल का ये वीडियो सुर्खियों में छा गया। देखिए, दिल्ली की 7 और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आज शाम प्रचार थम गया। इससे पहले यहां जबरदस्त जुबानी जंग हुई। राहुल दिल्ली में थे तो पीएम मोदी हरियाणा में रैली कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ 22 अमीर लोगों के लिए काम करते हैं, जबकि गरीब जनता की अनदेखी करते हैं। राहुल ने कहा कि इस चुनाव में एनडीए का सफाया हो जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री का पलटवार बेहद तल्खी भरा था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 7 जन्म में भी नहीं बनने वाली है और कांग्रेस को कर दिया हर वोट बेकार होना है। साल का 1 लाख रुपया डालने जा रहे हैं, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है और कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। इंडी अलायंस भी मेरे बहन भाइयों चलने वाला नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, तो वहीं पर पंजाब में जाकर देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ के चुनाव लड़ रहे हैं। गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं 5 साल 5 पीएम। वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली। छठे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में मंच संभाला तो भाषण में 22 अरबपतियों से लेकर पकौड़े तलने का फॉर्मूला तक सब शामिल था, लेकिन सबसे पहले जिक्र छेड़ा संविधान और तिरंगे का। बीजेपी के लोग खुलकर कभी नहीं कह सकते थे, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के प्रचार में राहुल गांधी ने जिसकी दुहाई दी, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी तिरंगे को कश्मीर और 370 से जोड़कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस हमारी आस्था का ही नहीं, हमारे तिरंगे का भी अपमान करती है। 370 के नाम पर कश्मीर को देश से अलग किसने रखा? 70 साल तक कश्मीर में तिरंगा किसने नहीं फहरने दिया? आज ये लोग कह रहे हैं ये सत्ता में आए तो फिर से 370 वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री का जवाब आया उससे पहले दिलशाद गार्डन से राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के प्रचार के लिए मेट्रो में सवार होकर लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते मंगोलपुरी निकल चुके थे। दिल्ली में राहुल गांधी का प्रचार आखिरी दिन तक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों तक ही सिमटा रहा, जबकि केजरीवाल कांग्रेस उम्मीदवार के लिए भी रोड शो कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में है, लिहाजा बीजेपी पर केजरीवाल भी पूरी ताकत से हमलावर हैं।
इन्होंने जेल में मुझे इमोशनली और साइकोलॉजिकली तोड़ने की पूरी कोशिश की। तो भगवंत मान साहब मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने नहीं कराई। मेरी वाइफ आती थी, हमको भी जेल के इस तरफ मुलाकात कराते थे। एक दिन मेरी वाइफ को आना था, उन्होंने ईमेल डाल के टाइम मांगा मिलने का, मेरी वाइफ को मीटिंग के लिए मना कर दिया। 25 मई को वोट डालने जा रहे दिल्ली में प्रचार थम चुका है। अब गेंद जनता के पाले में है कि वो किसके दावे पर भरोसा करती है, किसे नकारती है, किस इल्जाम को सच और किसे झूठ मानती है। ये जनता को ही तय करना है। ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को मिलने वाले आरक्षण पर माहौल गर्म है। यूपी में अब योगी सरकार ने बड़ी बात कही है। राज्य सरकार ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा करेगी। इस बात की तफ्तीश की जाएगी कि मुस्लिमों के लिए ओबीसी रिजर्वेशन में हिस्सेदारी किस हिसाब से तय की गई है। बंगाल में भी इंडी जमात का SC, ST, OBC के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যে রায় দিয়েছে যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं माना। ये पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, उनका आरक्षण लेकर एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को देना चाहती है। आरक्षण को अगर किसी ने छेड़ा है और आरक्षण को किसी ने छीना है तो वो बीजेपी के लोग हैं। आरक्षण के ओबीसी कोटे में मुस्लिमों की एंट्री का मामला बंगाल से उठा और उत्तर प्रदेश की सियासत सुलगने लगी। अब खबर है कि योगी सरकार इस बात की समीक्षा करने जा रही है कि यूपी में ओबीसी कोटे का जो आरक्षण मिलता है उसमें मुस्लिमों की हिस्सेदारी किस हिसाब से तय की गई है, क्योंकि यूपी में भी मुस्लिमों की 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी जातियां हैं जिन्हें ओबीसी कोटे का आरक्षण मिलता है। तत्काल प्रभाव से जो हाई कोर्ट ने घुसपैठियों को जो ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करके ओबीसी का आरक्षण छीन करके घुसपैठियों को देने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया है, वो अपराध है, वो अक्षम्य अपराध है। उस पर तत्काल अमल होना चाहिए। जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है कि हम हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, वो मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण के लिए रहने की अधिकारी नहीं रह गई है। यूपी में 7 साल से बीजेपी की सरकार है। अब बंगाल से मामला उठा है तो योगी सरकार भी पुराने दस्तावेज खंगालने में जुट गई है। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति के खांचे में ढालने का आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ मोदी जी को परेशानी है, देश के किसी हिंदू भाई को तो कोई परेशानी नहीं है। 4% अगर आरक्षण मिल जाए, इतनी नफरतें। मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। जितने भी अब तक चरण हुए वो बुरी तरह हार रहे हैं। वो किसी न किसी सूरत से इस चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के हार का डर, हताशा और निराशा इस कदर हो गई है आदरणीय योगी जी को कि हर काम को वो सांप्रदायिक चश्मे से देखने लगे हैं। हर काम में हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, यहां तक कि आरक्षण में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 5 चरण के चुनाव बीत चुके हैं। अब यूपी में जिन 2 चरणों का चुनाव बाकी है वो हिस्सा पूर्वांचल का है। इस इलाके में जातीय समीकरण काफी मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि वोटर जातियों में बंटने की बजाय हिंदू एकता के छाते के नीचे आ जाए। वरुण गांधी ने आज सुल्तानपुर में मां मेनका गांधी के लिए प्रचार किया। वरुण की यह पहली चुनावी सभा थी जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों को एक खास कवच दिया। उन्होंने भरी सभा में जनता को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि जब भी किसी मदद की जरूरत हो बेझिझक कॉल कर लेना। उन्होंने जनता को सुल्तानपुर से अपने खास अपनेपन की याद दिलवाई। उन्होंने कहा कि मुझे यहां आकर अपने पिता की खुशबू महसूस होती है। परिवार का मतलब होता है हर वार में जो साथ दे वो ही परिवार होता है।
लंबे इंतजार के बाद वरुण गांधी चुनावी रणभूमि में दिखाई दिए। जिस सुल्तानपुर से वरुण की मां मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, वहां आखिरी दिन चुनाव प्रचार किया और सुल्तानपुर के लोगों से खून के रिश्ते की बात कही। हम लोग एक वादा करते हैं, नाली, सड़क, बिजली ये सब होता रहेगा, लेकिन हम वादा करते हैं, एक खून के रिश्ते का वादा करते हैं कि सुल्तानपुर का कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होगा। वरुण गांधी 2014 में सुल्तानपुर से ही सांसद बने थे। 2019 में पार्टी ने पीलीभीत से चुनाव लड़ाया, लेकिन इस बार वरुण चुनाव नहीं लड़ रहे। वरुण ने लोगों के बीच पहुंचकर पुरानी यादें भी ताजा की। जब मैं सुल्तानपुर पहली बार आया तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू यहाँ लगी, लेकिन आज मुझे कहने में बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने मातृभूमि में आ गया। जनसभा में वरुण गांधी ने लोगों के साथ अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया और वादा किया कि सुल्तानपुर में हर शख्स की परेशानी में वो मौजूद रहेंगे। मैं अपना फोन नंबर अभी बोल रहा हूँ, सब लोग अपना फोन निकाल के मेरा फोन नंबर लिखिए। ये एक सुरक्षा कवच मैं आपको दे रहा हूँ। जिनके पास माता जी का नंबर है वो और भी बड़ा सुरक्षा कवच है। नहीं तो अगर कोई भी दिक्कत आए, अधिकार स्वरूप मेरे से सीधे बात करे और अपनी समस्या मुझे बताओ। वरुण गांधी बात बात पर सुल्तानपुर के लोगों से पारिवारिक रिश्ता जोड़ते दिखाई दिए। यहाँ तक कहा कि चुनाव के बाद विरोधियों के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबका अधिकार हमारे परिवार के ऊपर है। यहाँ पे कोई हमसे अलग नहीं। मैं आपको बताता हूँ, पूरे सुल्तानपुर में एक भी व्यक्ति से हमारे कोई गुस्सा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारे सामने भी जो चुनाव लड़ेंगे, बाद में अगर वो भी बीमार पड़े, सबसे पहले हम ही उनकी मदद करेंगे। किसी से कोई बैर नहीं। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि पार्टी से टिकट न मिलने के बाद वरुण गांधी आगे क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब मेनका गांधी ने दिया और बताया कि बीजेपी में ही वरुण गांधी का भविष्य उज्जवल है। वरुण का भविष्य आगे का क्या देखती हैं? बहुत ही उज्जवल है। इसी पार्टी में उज्जवल है या कहीं और भी जा सकते हैं? नहीं, इसी पार्टी में। लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि एमपीज ही पार्टी होती है, लेकिन एक पार्टी में 1 करोड़ लोग हैं, उनमें से 200-300 ही तो एमपी है, या 400। उसके अलावा भी तो लोग होते हैं बेटे। जो लोग चलाते हैं पार्टी, वो अक्सर पार्लियामेंट में नहीं होते हैं। सुल्तानपुर में 25 मई को छठे चरण में मतदान है। पिछली बार इस सीट पर कांटे का मुकाबला था। अब 4 जून को ये तय होगा कि सुल्तानपुर में किसका सिक्का चलने वाला है। आज बिहार में फिर से तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर शॉट चर्चा में रहा। मामला हेलीकॉप्टर में केक काटने का है। तेजस्वी यादव ने 200 से ज्यादा चुनावी सभाएं पूरी होने पर बीच हवा में केक काटा। साथ में वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी थे। दोनों नेताओं ने आपस में चर्चा करते हुए कहा कि इस केक से फिर विरोधियों को मिर्ची लगेगी। इस पर एनडीए के नेता भड़क। आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है। ये आज केक है। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है, डबल सेंचुरी हो रहा है। दिमाग में नहीं था कि 200 हो गया है। बिहार में महागठबंधन की चुनावी सभाओं ने 200 पार वाला माइलस्टोन टच किया। केक खिलाई की रस्म हुई, लेकिन मीठे केक के साथ मिर्च का जिक्र आया तो सियासत का पारा हाई हो गया। वो बात क्या थी, आप भी सुनिए। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या है, ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। तेजस्वी ने केक को बिहार की जनता का प्रेम संदेश बताकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन तब तक विरोधियों ने मिर्ची लपक ली। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं?
और ऐसे में थोड़ा सा सब्र और 23 तारीख आज हो चुकी है, 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। माननीय तेजस्वी यादव जी, अरे मिर्ची तो बिहार की जनता ने आपके पिता को ऐसा लगाया कि आज सजा याफ्ता के रूप में चिन्हित हो गए। जनता लगातार आपको मिर्ची लगा रही है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? तो शुरू हो चुका है काउंटडाउन। आने वाली है 4 जून की तारीख, जो बताएगी कि किसके सिर सजेगा 2024 की चुनावी जीत का क्राउन। चुनाव नतीजे आने में सिर्फ 11 दिन बच गए हैं। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरणों का मतदान बाकी रह गया है। और चुनावी दौर के इस आखिरी पड़ाव पर हर खेमा अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। नंबर गेम से लेकर माइंड गेम तक का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दावा तो किसी एक का ही सच होगा। बस अब एक ही सवाल का इंतजार है कि 4 जून विनर कौन। नरेंद्र मोदी जी की पूरी स्ट्रेटेजी भाई को भाई से लड़ाने की है और इस चुनाव में वो काम ही नहीं कर रहा है। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। बिना किसी लाग लपेट के डंके की चोट पर राहुल गांधी पीएम मोदी की हार की हुंकार भर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। तो बीजेपी 5वें चरण के मतदान के बाद ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लेने का दावा कर रही है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह 5 चरण में ही 310 सीटें पार करने का दावा कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव तो हवा का रुख ही बदलने की बात कर रहे हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 1 और 1 11 हो गए हैं, तब से दिल्ली और लखनऊ का एक इंजन आपस में टकरा रहा है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। सिर्फ 115 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन बयानों ने चुनाव का तापमान बढ़ाकर रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। 4 जून को इनकी सरकार नहीं बन रही और इनको भी पता है, इसीलिए आजकल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। 24 के चुनाव में नंबर गेम हावी हो चुका है। नंबर गेम के जरिए हर पार्टी अपनी चुनावी बिसात को मजबूत करने में जुटी हुई है। 5 चरणों ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। नंबर गेम के साथ साथ माइंड गेम को भी ध्यान में रखा जा रहा है। हर बयान से ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि कैसे
कौन किसके पिच पर आकर बैटिंग करने लगा है। कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो, मुझे बोल दो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया ठकाठक 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 अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। चुनाव नतीजे आने में महज 11 दिन का वक्त बाकी रह गया है और बची हुई 115 लोकसभा सीटों के लिए हर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। छठे चरण के लिए 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है और इसीलिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक दिल्ली की सड़कों पर सबसे ज्यादा पसीना बहा रही है। हमारे कैंडिडेट कन्हैया कुमार जी स्टेज पे उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए राहुल गांधी रैली करने पहुंचे तो निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर साधा। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके सुनो और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। राहुल गांधी के इस बयान पर खूब हंसी ठहाके हुए, लेकिन इसी तरह के हमले दूसरी तरफ से भी किए जा रहे हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। अब हंसना मत, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे भाई, इतने बड़े नेता है, बन सकते हैं क्या? इसी को तो माइंड गेम कहते हैं। नेता जनता के सामने विरोधियों की प्रासंगिकता और उनकी सोच पर हमला करके ये बताने में जुटे हैं कि किसे जिताना है और किसे पीछे छोड़ना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया के खिलाफ मनोज तिवारी उतरे हैं और बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। खुद पीएम मनोज तिवारी के लिए वोट मांगने आ चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और कन्हैया के लिए वोट मांगने खुद केजरीवाल पहुंचे थे और बाकायदा रोड शो भी किया था। दिल्ली में वोटिंग से पहले राजनीतिक मिजाज तो आपने देख लिया। अब आपको लेकर चलते हैं यूपी, जहां 80 सीटों पर जीत के दावे ने चुनावी रण को रोचक बना दिया है। पिछली बार 2019 में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने लक्ष्य तो 80 में 80 का रखा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन देश के सबसे बड़े प्रदेश में मोदी के रक्त को रोकने की तैयारी कर चुका है। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। इनकी सीटें बढ़ने जा रही नहीं है। करीब 4 दशक पहले 1981 में संजय दत्त की आई फिल्म रॉकी का वो गाना याद है आपको? आ देखे जरा किसमें कितना है दम। बस चुनाव की पूरी कहानी मानो इसी गाने के इर्द गिर्द
घूम रही है। चुनाव का मौसम बदलता चला जा रहा है। मैं देख रहा हूं जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है, इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रैली कर रहे थे और अखिलेश को सुनने आई भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। इस तस्वीर को देखकर अखिलेश फूले नहीं समा रहे थे और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि 80 सीट में एक में लड़ाई है, क्यूटों में, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि बीजेपी का 80 में 80 का सफाया होने जा रहा है। आंबेडकर नगर वालों, 130 करोड़ का देश ऐसे चल सकता है क्या? गुरुवार को छठे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन था और आखिरी दिन बीजेपी के लिए बैटिंग करने गृह मंत्री अमित शाह उतरे। अमित शाह ने सिद्धार्थनगर से लेकर संत कबीर नगर और आंबेडकर नगर तक चुनावी सभाएं की। मैं आज डुमरियागंज की जनता को कहकर जाता हूं, पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा निर्धार। भारत माता की, भारत माता की। यूपी के चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा जमकर गूंज रहा है। बुधवार को ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीफ करने वाले अपना बैग पैक कर लें। मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, भारत के दुश्मनों का महिमा मंडन करते हैं, मैं उनसे कहता हूं वे काई भारत के अंदर बोझा बने हुए हो, जाओ ना वहीं चले जाओ। 25 मई को यूपी की 14 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और हर सीट के लिए बीजेपी से लेकर गठबंधन तक ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में 2019 में अकेले बीजेपी को 49.6% वोट मिले थे, जबकि एसपी बीएसपी गठबंधन को 37.3% वोट मिले थे और कांग्रेस को 6.3% वोट मिले थे। इस बार एसपी बीएसपी तो साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। राहुल और अखिलेश मिलकर रैलियां कर रहे हैं और दावा बीजेपी के विजय रथ को रोकने का। यूपी के बाद अब बात करते हैं बिहार की। यहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए को 39 सीटें मिली थी। 2019 का प्रदर्शन दोहराने के लिए मोदी 12 रैलियां बिहार में कर चुके हैं। अभी 3 रैली 25 मई को होनी है। जीत के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है। तेजस्वी यादव ने बिहार में 200 रैलियों का टारगेट पूरा किया है और उसी खुशी में ये जश्न मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेबगंज की जनता जिंदाबाद। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और इनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ हैरान कर रही है। 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। 2 चरणों में बिहार की 16 सीटों पर वोटिंग बाकी है, जबकि छठे चरण के लिए 25 मई को बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है। छठे चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन हर खेमे ने जमकर पसीना बहाया। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे। इस बार उनका गठबंधन 1 सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे
कांग्रेस की। राजा तो खाता भी नहीं खोल पाई थी। किशनगंज वाली जो एक सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही है। 4 तारीख को 405। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 53% वोट मिले थे, महागठबंधन को 31%, लेफ्ट को 2% वोट मिले थे। एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के हिस्से आई। लोकसभा सीटों के हिसाब से देश के तीसरे सबसे बड़े प्रदेश पश्चिम बंगाल में भी इस बार मुकाबला कांटे का है। टीएमसी को बीजेपी की तरफ से कड़ी चुनौती मिल रही है। अब हाल यह है कि यहां के चुनाव में हिंसा और बवाल बढ़ता जा रहा है। यहां के नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। फिलहाल भारत की बात में आज इतने, दीजिए इजाजत। नमस्कार।